हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, डीटी का पेपर हो चुका है आपका कंप्लीट। एंड डीटी का पेपर होने के बाद में थोड़ा तो आप लोग रिलीफ फील कर ही रहे होंगे, क्योंकि डीटी का सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि एग्ज़ाम डे तक वो पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाता है। तो एक अलग सी ना टेंशन बनी हुई होती है डीटी के लिए। तो अभी आप लोगों का डीटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा एंड आप लोग अब थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे होंगे, क्योंकि अब बस आपके 2 ही एग्ज़ाम बचे हुए हैं, आईडीटी एंड आईबीएस। ओके। एंड आईडीटी का एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का है 14th को, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 14th को अगर आपका एग्ज़ाम है ना, तो आप अगर 12th एंड 13th को भी रिवीजन करोगे तो इन 2 दिन में आपका आईडीटी का रिवीजन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करो ना, कि ये जो आपके पास 10th यानी आज की जो तारीख है, हाफ डे आज का 11th एंड इसके अलावा 14th का हाफ डे एंड 15th, ठीक है। ये जो आपके पास लगभग 3 दिन का टाइम बचेगा, इस 3 दिन के टाइम में आप लोग थोड़ा सा अपने आईबीएस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। देखो, माना कि आईबीएस ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपके पास बुक होगी आंसर करने के लिए क्वेश्चंस को, लेकिन आप आंसर कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चंस जब तक कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या करो ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू करो। अगर आप लोग बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आप लोग क्या करो ना, ये जो 3 दिन का टाइम है, इसमें आप लोग एसपीओएम में से लॉ को रिवाइज करना शुरू करो। लॉ को कैसे रिवाइज करना है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पर एक एबीसी एनालिसिस बनाया है, चैप्टर वाइज वेटेज भी बनाया है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब लॉ में आओगे ना, तो आप देखोगे कि लॉ में सिर्फ यही चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पास्ट ईयर पेपर में, एमटीपी आरटीपी में एंड ओल्ड केस स्टडी एज वेल एज न्यू केस स्टडी डाइजेस्ट में, ठीक है। ये जो मैंने एनालिसिस बनाया एबीसी एनालिसिस, इसमें मैंने आपकी ओल्ड केस स्टडी डाइजेस्ट, न्यू केस स्टडी डाइजेस्ट, आरटीपीज, एमटीपीज एज वेल एज आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इन सबको मैंने कवर करते हुए ये एनालिसिस तैयार किया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अगर आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो तो आज में और कल में आप लोग इन वाले चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। अगर आप लोगों का एससीएमपी नहीं भी हो पाता है तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एटलीस्ट आप लॉ तो कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ 7 चैप्टर्स ही लॉ में इंपॉर्टेंट है, तो इनको कवर करने की कोशिश करो। एंड अगर आप लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, ग्रुप 1 आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, या आप लोगों का बहुत टाइम पहले क्लियर हो चुका है, या पिछले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, विच एवर इज़ द केस, अगर आप लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो इस अटेम्प्ट में, तो ग्रुप 1 में से आप लोग एफआर का रिवीजन स्टार्ट करो। एफआर में मैंने ये जो ए और बी कैटेगरी वाले जितने भी इंडियस बताए हैं ना, इन सभी इंडियस को आप लोग रिवाइज करना शुरू करो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट में अपना एफआर क्लियर किया है, ग्रुप 1 क्लियर किया है, तो आप लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन की हेल्प से या फिर जो मैराथन रिवीजन होते हैं ना, उनकी हेल्प से आप लोग इन सभी इंडियस को रिवाइज करने की कोशिश करो आज और कल में, ओके। एंड अगर आप लोगों का बहुत टाइम पहले क्लियर हुआ था, या आप लोग ने पढ़ा ही नहीं है ग्रुप 1, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या है, या आप भूल चुके हो, तो फिर जो इन डेप्थ रिवीजन वीडियोस होते हैं ना, डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस, तो किसी भी अच्छे फैकल्टी के आप लोग डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस देख लेना एफआर के, इन सभी इंडियस के जो मैंने ए और बी कैटेगरी में मेंशन किए हैं, ठीक है। ये सारे वही इंडियस है जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलराइट। इसके बाद में आप लोगों का एफआर अगर रिवाइज हो जाए, तो फिर ऑडिट में आप लोग ये जो मैंने इंपॉर्टेंट एसेज मार्क करवाए हैं ना, इंपॉर्टेंट, इन सभी एसेज को आप लोग रिवाइज कर लेना। एंड प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ के चले जाना दोस्तों, इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन ऑडिट में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना, उसके बाद में तुम्हारे पास टाइम बचे, इसको कोशिश करो इन दोनों चीज़ों को आज और कल में कवर करने की। नहीं हो पाता है तो कम से कम आज और कल में एफआर तो कंप्लीट करने की कोशिश करो ही, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करना ना, 14th का जो डे आपके पास बचता है, 14th में आप लोग ऑडिट को रिवाइज कर लेना, ओके। 15th में आप लोग थोड़ा सा ऑडिट अगर बचता है तो ऑडिट को, एंड थोड़ा बहुत लॉ के कुछ चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज कर लेना इसी एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर, ओके। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर वेटेज भी प्रोवाइड करवा दी है हर एक चैप्टर की, एंड मैंने इनको अपने अकॉर्डिंगली एबीसी कैटेगरी में डिफाइन भी कर दिया है,
जिससे कि आप लोग के पास, क्योंकि समय कम है, आप लोग के अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हुए हैं तो आप वेटेज के बेसिस पर चैप्टर्स को रिवाइज कर सको या कंप्लीट कर सको। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने ना आप लोगों से एक वीडियो में बोला था कि आप एक सेपरेट मटेरियल तैयार कर लो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिससे कि आप लोगों को ना मटेरियल पलटने में, चेंज करने में दिक्कत नहीं आए एग्ज़ाम टाइम में और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो मटेरियल तैयार कर लिया है, वेरी गुड, तुम लोगों की पक्का एग्जामिशन आने वाली है अगर तुमने इस तरीके का कोई मटेरियल तैयार कर लिया है। तो नहीं किया है तो अभी भी दोस्तों तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। अपने सिबलिंग्स को भेजकर या फ्रेंड्स की मदद लेकर के आप लोग अपने मटेरियल में से, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मटेरियल होता है ना दोस्तों, इसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मटेरियल में से इस ABC एनालिसिस के बेसिस से आप लोग क्या करना, इन सभी चैप्टर्स का फोटोकॉपी करवा लेना कॉन्सेप्ट बुक में से एंड क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन बैंक की फ़ोटोकॉपी करवा करके आप लोग स्पाइरल बाउंड कर लेना उन फोटोकॉपीज़ को। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की फ़ोटोकॉपी को एक ही फाइल में स्पाइरल बाउंड करवा लेना। एक फ़ाइल बना लेना आप लोग कॉन्सेप्ट्स की एंड एक फ़ाइल आप लोग बना लेना क्वेश्चन बैंक की। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि अगर इन्हीं चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बुक को बार बार सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के पास में 2 फाइल्स बनी होंगी, एक कॉन्सेप्ट की, एक क्वेश्चन बैंक की, तो उनमें से आप लोग इजीली सर्च कर पाओगे। आपके पास में क्या रखा होगा, एक कॉन्सेप्ट बुक इन सभी कॉन्सेप्ट की, इन सभी चैप्टर्स की, एक आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी इन सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में उसकी, एंड एक आप लोगों के पास में कंपाइलर हो जाएगा केस स्टडीज़ का। जिस भी फैकल्टी की आपने कंपाइलर मंगवाई है उसका कंपाइलर आप लोग रख लेना और इंडेक्स रख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बुक आप लोग सभी लेकर के जाना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी बुक लेकर के जाना, लेकिन आप लोग का ना सर्च करने में टाइम बचेगा अगर क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से रिपीट होते हैं तो। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम लिखते हो, अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे का टाइम है हमारे पास में, 4 घंटे में हमको सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं तो इजीली हो जाएगा, ये तो बहुत टाइम है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के आंसर देते हो ना, तो ये 4 घंटे का समय भी हमको कम लगने लगता है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ होता है क्वेश्चंस को, आंसर्स को सर्च करने में। ठीक है, एंड हम लोग इस उम्मीद के साथ में एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा सकते हैं कि सारे के सारे केस स्टडीज़ या मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडीज़ रिपीटेड होंगे। देयर मे बी चांसेस कि एक आध केस स्टडी रिपीट हो जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को ही वो रिपीट करें, पूरी केस स्टडी रिपीट ना करें। ओके, तो विच एवर इज़ द केस वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरा क्या होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में इतना स्पेस ही नहीं होता है कि आप इतना सारा मटेरियल रख सको या उसको सर्च कर सको। आई रिमेंबर जब मेरा अटेम्प्ट था ना, तो मैंने ऑप्ट किया था पेपर 60। ठीक है, पेपर 60 के लिए गिन चुन के मैं बस 4 किताबें लेकर के गई थी, 4 से ज़्यादा किताबें मैं अपने साथ नहीं लेके गई थी। एक जो इनका केस स्टडी डाइजेस्ट होता है मैं वो लेके गई थी, एंड लॉ की बुक मैं लेकर के गई थी, लॉ का क्वेश्चन बैंक वगैरह मैं लेके गई थी, एंड इसके अलावा मैं क्या लेके गई थी ना, अमेंडमेंट वगैरह मैं लेकर के चली गई थी। ठीक है, बट वहाँ पर ना एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ 2 फुट की हमारी एक टेबल थी, उस टेबल पे इतना ही स्पेस था कि हमारा क्वेश्चन पेपर आ सके एंड हम लोगों का आंसर शीट आ सके। इसके अलावा मटेरियल रखने का उसमें स्पेस ही नहीं था। तो इतना हैक्टिक हो रहा था ना उस दिन कि हम लोग इतना सारा मटेरियल कहाँ पर रखें, जबकि हमारे पास में तो सिर्फ 4 ही किताबें थी। तब भी हम लोगों का इतना हैक्टिक फील हो रहा था, तो उन लोगों ने फिर अरेंज किया, सेंटर वालों ने, उन्होंने कुछ जो प्लास्टिक की चेयर्स होती है ना उनको अरेंज किया, एक एक चेयर पे 2-2 बच्चे ने अपना मटेरियल रखा। इस तरीके से हमने अपना मटेरियल सेट किया था एग्ज़ाम हॉल में। बट आप लोगों के पास सिर्फ 4 किताबें नहीं होंगी, आपके पास बहुत सारी किताब होंगी, हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन बैंक तो रखना ही रखना है, एंड FR, AFM, DT, IDT वगैरह के आप लोगों को कॉन्सेप्ट बुक भी रखने पड़ेंगे, जिससे कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सको। ठीक है, तो आप लोगों के पास में तो पूरा एक सूटकेस भर के आपको बुक्स ले जाने पड़ेंगे, तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको कि आपको किस तरीके से मटेरियल को वहाँ पे अरेंज करना है, कैसे आप लोग सर्च करोगे, एक बुक से दूसरे बुक में कैसे स्विच करोगे, तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बोला था कि सेपरेट मटेरियल तैयार कर लेना
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। ये आपके पास होगा तो आप लोगों को क्वेश्चंस को सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो एटलीस्ट या तो अगर आप बना सकते हो एक सेपरेट मटेरियल इन 3-4 दिन में तो बना लो, अपने सिबलिंग्स को भेज के हेल्प ले लो या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प ले लो। एंड अगर आप लोग नहीं बना सकते हो सेपरेट मटेरियल तो यही जो आपके पास बुक्स है ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, इन्हीं बुक्स में थोड़ा सा फ्लैग वगैरह लगा लो, मार्किंग कर लो, स्टिकी नोट्स लगा लो कि ये वाले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये कहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, इन सबको थोड़ा सा आप मार्क कर लोगे तो आपका टाइम सेव होगा। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ना आपके 2-2 मिनट भी अगर बचेंगे ना तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। ये जो एनालिसिस है दोस्तों, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो आप लोगों को आज, कल और 14th-15th को IBS प्रिपेयर करना चाहिए। 2 दिन का टाइम आप लोगों के लिए सफिशिएंट है IDT प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो बस दैट इज़ इट दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ यही एनालिसिस शेयर करना था और थोड़ी सी बातें करनी थी IBS को लेकर के। अच्छा हाँ, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने केस स्टडीज़ ही नहीं पढ़ी हैं अभी तक, उन्होंने केस स्टडी सॉल्व करना ही शुरू नहीं किया, तो भाई इन कॉन्सेप्ट पे तुम लोग बाद में जाना, पहले कुछ कम से कम 4-5 केस स्टडीज़ उठा करके तो सॉल्व कर लो ताकि तुमको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर तुम लोग ये FR वगैरह का रिवीजन स्टार्ट करना, या अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो तो SPOM का रिवीजन बाद में स्टार्ट करना। पहले कम से कम केस स्टडीज़ तो सॉल्व कर लो। अगर केस स्टडीज सॉल्व हो चुकी हैं तो फिर आज और कल में अपने ये कॉन्सेप्ट्स को कवर करना शुरू करो ABC एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, समझ आया? तो बस यही मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अगर आपको लगता है कि ABC एनालिसिस काम का है तो उनके साथ में शेयर कर देना वीडियो को, इस एनालिसिस को शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिस इज CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।